सरमायादारी निज़ाम एक दफ़ा फिर शदीद बहरान के अंदर फंस गया है। सिलिकॉन वैली बैंक इस जुमे को धड़म करके इतनी तेज़ी से गिरा है कि किसी इकोनॉमिस्ट ने, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। और उसके साथ ही एक और बैंक, सिग्नेचर बैंक, भी टोटली कोलैप्स हो गया। आज सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड देता हूँ। ये 1983 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था और ये अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। और इसका मकसद ये था कि जो सिलिकॉन वैली के अंदर टेक कंपनीज़ हैं, उन्होंने अक्सर अपना पैसा जो है सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर रखा हुआ था। और इनफैक्ट जिनको हम वेंचर बैक टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, उसके तकरीबन आधे कैपिटल उसके पीछे जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ मुंसलिक था। इसकी ब्रांचेस कनाडा में भी हैं, चाइना में भी हैं, डेनमार्क में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, आयरलैंड में भी हैं, इसराइल में भी हैं, स्वीडन में भी हैं और यूनाइटेड किंगडम में भी हैं। और ये अब ये धड़म करके गिरने लगा है। ये बैंक चढ़ा ही इस वजह से था कि जब टेक सेक्टर के अंदर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हुई 1980s के बाद, उनके पास जो इतने सारे पैसे आए तो उन्होंने अपने पैसे जो हैं सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर डालने शुरू किए और इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ते चले गए। इनके पास बहुत सारे लोन्स वगैरह भी थे। तकरीबन 2019 के अंदर इनके पास $71 बिलियन के लोन थे और फिर सडनली 2022 के अंदर इनके पास $220 बिलियन के इनके पास टोटल लोन्स वगैरह थे। यानी कि इनके पास मैसिव लेवल के एसेट्स थे। और इसकी वजह ये था कि कोविड क्राइसिस में इसकी वजह ये थी कि कोविड क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा जो है इस बैंक को दे दिया। डिपॉजिट्स इनके 62 बिलियन से चढ़कर 198 बिलियन पे पहुंच गए और ऐसे लग रहा था कि ये बैंक तो बड़ा ही कामयाब होगा। इन्होंने इतने सारे पैसों के साथ, यानी सिलिकॉन वैली बैंक ने इतने सारे पैसों के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गवर्नमेंट बॉन्ड्स ख़रीद लिए। और इनका ये ख्याल था कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो बड़े सेफ़ होते हैं। उस वक्त जो रियल इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन 0 के करीब था। ये कोविड के ज़माने का और कोविड से पहले का पीरियड था, तो इनका ख्याल था ये तो बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। मगर फिर फेडरल रिज़र्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिए और उन्हीं बॉन्ड्स की कीमतें जो हैं वो गिरनी शुरू हो गई। जैसे जैसे बॉन्ड्स की कीमतें गिरनी शुरू हुई तो इनको ये नज़र आया कि अब हमारे पास तो जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू गिरनी शुरू हो गई है और उनका स्टॉक भी जो है 60% प्लमेट होना शुरू हो गया। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अपने एसेट्स वगैरह को बेच के लिक्विडिटी हासिल करें। जैसी खबर फैली कि भाई बैंक जो है वो अपने एसेट्स बेच रहा है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो लोग जो है धड़ाधड़ बैंक पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमें अपने पैसे जो हैं वो बाहर निकालने की इजाज़त दी जाए। तो बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया। फिर उसके बाद हुकूमत को इंटरवीन करना पड़ा और हुकूमत ने ये कहा कि हम बेल आउट करेंगे। बेल आउट हम सिर्फ डिपॉजिटर्स को करेंगे, वो लोग जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनको हम बेल आउट नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े CEOs हैं उनको हम बेल आउट नहीं करेंगे, मगर जो आम लोग हैं जिन्होंने पैसे अपने डिपॉजिट किए हैं बैंक के अंदर, उनको हम बेल आउट करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी $25 बिलियन इस चीज़ के लिए मुख्तस कर लिए हैं। मज़ीद सिग्नेचर बैंक को भी गवर्नमेंट ने जो है कहा है कि वी आर टेकिंग ओवर, वी आर शटिंग डाउन, वी आर गोइंग टू टेक ओवर वगैरह, हम इसको जो है फेल नहीं होने देंगे, इसकी ट्रेडिंग वगैरह को रोक दिया है। इसके अलावा ये जो क्राइसिस है वो अब करके फैल रहा है। जिस 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस तेज़ी से फैला और उसने तबाही मचा दी, इसी तरह ये भी अब एक फाइनेंशियल क्राइसिस बनने की तरफ जा रहा है। मिसाल तौर पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, पैक वेस्ट बैंकोर, इनकी भी ट्रेडिंग जो है मंडे को बंद कर दी गई। इनकी भी स्टॉक्स जो है 65% और 52% धड़म करके गिरने शुरू हो गए। इसी तरह चार्ल्स श्वाब स्टॉक जो है वो 7% गिरा वगैरह। तो और भी स्टॉक्स और बॉन्ड्स वगैरह, सॉरी बॉन्ड्स नहीं, और भी बैंक्स की जो स्टॉक्स हैं वो गिरने शुरू हो गए। इसी तरह यूरोपियन बैंक्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स पैदा होने शुरू हो गए। ट्रेडिंग जो है बैंक्स के हवाले से, उनके स्टॉक्स वगैरह जो हैं वो गिरने शुरू हो गए। इवन स्विस बैंक्स, क्रेडिट स्विस इज़ डाउन बाय 9%। तो यानी कि इसका रिपल इफेक्ट जो है नज़र आ रहा है। यूके के अंदर HSBC ने जो SVB UK वगैरह है उसको £1 का ख़रीद लिया ताकि डिपॉजिटर्स को कंसोलिडेट किया जा सके। इस सब का मतलब क्या है? What is the meaning of all of this? इसका मतलब ये है कि जिस तरह के 2008 के अंदर भी तमाम हेट्रोडॉक्स इकोनॉमिस्ट जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं, उनके अलावा ये बता रहे थे कि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी ख़ासतौर पे 1980s के बाद हुई है, जब नियो लिबरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए
और डी रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की गई, फाइनेंशियल सेक्टर को खुली इजाज़त और छूट दे दी गई, तो उसके नतीजे के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इतना आपे से बाहर हुआ है कि उसके अंदर इनॉर्मस लेवल की फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी गई जो पहले शायद कम थी। अब जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसे ऐसे एसेट्स ट्रेड हो रहे हैं कि जिसके बारे में, और ऐसे कॉम्प्लेक्स एसेट्स ट्रेड हो रहे हैं जिनके बारे में बैंक्स को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हाउसेस को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये अच्छा एसेट है या बुरा एसेट है। इस केस में तो ये एक ऐसे एसेट की वजह से एसवीबी बैंक फेल हुआ है जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि इससे ज़्यादा सेफ एसेट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड है। बाय द वे, पिछली दफ़ा 2008 के अंदर भी जो क्राइसिस हुआ था तो उस हवाले से भी लोग ये कहते थे कि हाउसिंग मॉर्गेजेस तो इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट बेट्स, ये तो कभी फेल होती ही नहीं, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही सेफ है वगैरह वगैरह, मगर वो भी फेल हो गई। अब देखें कि हुकूमत के अपने जो बॉन्ड्स हैं वो इस बैंक ने ख़रीदे हुए थे और उनकी वैल्यू जब गिरी है तो पूरे का पूरा बैंक उड़ गया। इस सब की वजह ये है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम नहीं है। इनफैक्ट ये हर वक्त एक किस्म के क्राइसिस से दूसरे किस्म के क्राइसिस में आवाम को, पब्लिक को, इकोनॉमीज़ को धकेल रहा होता है। और क्राइसिस की जो स्पार्क होती है जिसकी वजह से हमें पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन फैल जाती है, अक्सर और बेशतर वो डेट होती है, क्योंकि आज का जदीद कैपिटलिज्म फाइनेंस कैपिटलिज्म के ज़ोर पर चलता है, क्रेडिट और डेट के ज़ोर पर चलता है। और लोग जब कर्ज़े, बड़े बड़े कर्ज़े लेते रहते हैं, देते रहते हैं, और उसके बाद जब कर्ज़े अदा नहीं होते तो पता ये चलता है कि बैंक्स ने इतने कर्ज़े अदा किए, इतने कर्ज़े दिए कि अब वो अपने डिपॉजिटर्स को पैसे ही नहीं दे सकते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के अंदर बैंक्स जो हैं वो जितने उनके पास डिपॉजिट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा लेवल पे जाकर वो कर्ज़े वगैरह लोगों को देते हैं और उनकी होप ये होती है कि हम रिकवर कर लेंगे और पब्लिक की लिक्विडिटी जो है वो एक सर्टन लेवल से आगे नहीं बढ़ेगी। लिक्विडिटी से मतलब ये है कि पब्लिक जो पैसा आके हमसे मांगेगी वो एक सर्टन लेवल से आगे नहीं जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग की बुनियाद ही है, मगर उसके ऊपर जब ये बैंक्स और इन्वेस्टमेंट हाउसेज जो हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग और किस्म की मज़ीद ट्रेडिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं जो कि बहुत ही हाई रिस्क ट्रेडिंग है, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि अक्सर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट से वापस पैसे नहीं आते, वो अपने डिपॉजिटर्स को पे बैक नहीं कर सकते, बैंक्स पे रन हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने बैंक से पैसे निकाल लें, बैंक्स कहते हैं हमारे पास पैसे हैं नहीं, बैंकिंग सिस्टम पूरा कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में पूरे के पूरा सरमायादारी निज़ाम ऐसे महसूस होता है कि बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। लोग भी सोचते हैं कि ऐसे, अजीब सी बात है, लोग ये सोचते हैं कि ये तो ऐसे जिस तरह कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, जिस तरह कोई फ्लड आ गया है या कोई जलजिला आ गया है जिससे लोग जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, मगर ये ना फ्लड है ना जलजिला है, बस ये सरमायादारी निज़ाम की मेहरबानियाँ है कि ये इतना केओटिक किस्म का सिस्टम है, इतना एनार्किक किस्म का सिस्टम है। जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। वो आपको दो लाइनें लगा देते हैं मैथमेटिक्स की, एब्स्ट्रैक्शन की, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ये IS है, ये LM है, ये ISLM फ्रेमवर्क है जी, बस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैलेंस हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। मगर रियलिटी ऐसे नहीं है। रियलिटी ऐसे है कि मार्केट इनक्रेडिबली वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ फिरती है और कोई भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे आप जितनी अच्छी मैथ भी जानते हो, चाहे आप न्यूक्लियर फिजिसिस्ट लेवल की मैथ भी जानते हो, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट को। अभी कोई एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये नहीं आपको बता रहा था कि जी बैंकिंग क्राइसिस शुरू होने लगा है। 15 साल पहले जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ था उस दफ़ा भी कोई इकोनॉमिस्ट, किसी एक बंदे ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा, शायद कि मेन स्ट्रीम एजेंसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि भाई क्राइसिस होने जा रहा है। इनफैक्ट जितने रेगुलेटर्स थे जिन्होंने वो क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह देनी, जितनी रेटिंग एजेंसीज थी, उन सब ने कहा कि ओ वी आर इन वेरी गुड हेल्थ, ये भी बड़ा अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, इससे सबक ये सीखना चाहिए कि कैपिटलिस्ट सिस्टम, जैसे कि हम आपको बड़े अरसे से बता रहे हैं, ये है ही एक टोटली अनस्टेबल किस्म का सिस्टम, और इस दौर के अंदर ये मज़ीद और वॉलेटाइल और अनस्टेबल हो गया। ये एक किस्म का बहुत बड़े पैमाने पर जुआ है। क्या है? जुआ है। एक किस्म की इनॉर्मस लेवल पे फाइनेंशियल स्पेकुलेशन है, और जब वो जुआ कामयाब नहीं होता तो बैंक्स जो है फेल हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट हाउसेस जो है फेल हो जाते हैं, उसके नतीजे में बिजनेसेस उड़ जाती हैं, लोग अनएम्प्लॉय हो जाते हैं एंड सो ऑन। शायद यही वजह थी
कि पुराने ज़माने में हमें कहा जाता था कि जुआ नहीं खेलना, मगर अब तो पूरी की पूरी मईशत जहाँ एक तरफ सूद पर बुनियाद रखती है तो दूसरी तरफ इस किस्म के जुए पर बुनियाद रखती है। बहुत बहुत मुबारक हो कैपिटलिज्म, आपको मुबारक हो, और सपोर्ट करें कैपिटलिज्म को, और इसके गीत गाएं, और इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो सोसाइटी पर देखें। अगर आप बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो आएँ फिर हमारा साथ दें, एक सोशलिस्ट समाज को कायम करें। शुक्रिया।